नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं, लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में आज की अहम खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर। कौन कौन सी 5 अहम खबरें हैं जिस पर आज हम नजर डालने वाले हैं, जरा आपको बताते हैं। सबसे पहले दरअसल हम आज बात करने वाले हैं तबाही की। तबाही, रात के अंधेरे में सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक आसमान गरजा, धरती कांपी और जब सुबह हुई तो उत्तरकाशी के धराली गांव की तस्वीर ही बदल चुकी थी। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक हादसा था या एक बार फिर लापरवाही ने मासूम जिंदगियों को कीमत वसूली है? मलबे में सिर्फ घर नहीं, कई जिंदगियां दफन हो गईं। कितने लोग लापता हैं, कितने परिवार उजड़ गए हैं और क्या प्रशासन तैयार था? आगे बताएंगे पूरी कहानी, बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा दूसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र राहुल वर्सेस मोदी का करेंगे। ये संसद है, देश की नब्ज जहां धड़कती है, लेकिन आज उसी संसद में ऐसा कुछ हुआ जिसने हर देशवासी को सोचने पर मजबूर कर दिया। जब मुद्दा था हमारे जवानों के शौर्य का, ऑपरेशन सिंदूर और देश की सुरक्षा का, तब बहस में गरज नहीं, सियासत की गूंज सुनाई दी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, राहुल गांधी पर तंज और विपक्ष की मांगों के बीच देशभक्ति अब बहस का मुद्दा बन चुकी थी। आगे बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन संसद के भीतर से आई सियासी झंझावत की तस्वीरें भी आपको पूरी दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा तीसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र 5 अगस्त का करेंगे। आज की तारीख है 5 अगस्त और ये कोई साधारण तारीख नहीं है। ये वो दिन है जिसने जम्मू कश्मीर के इतिहास को बदल डाला था। 6 साल पहले इसी दिन हटाया गया था अनुच्छेद 370 और आज एक बार फिर कश्मीर की फिजाओं में कुछ सवाल गूंज रहे हैं। लाल चौक पर तिरंगा फिर लहराया और नाराजगी के नारे भी उठे, लेकिन इन दोनों के बीच क्या है कश्मीर के आम लोगों की सच्चाई? आगे बताएंगे घाटी से ग्राउंड को। इसके अलावा चौथी अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र लव मैरिज बैन पे करेंगे। 21वीं सदी का भारत है, लेकिन सोच आज भी सदियों पीछे है। मोहाली के एक गांव में पंचायत ने लव मैरिज पर बैन लगा दिया है। हाँ, आपने सही सुना, प्यार करने पर गांव निकाला अब मिलेगा। यहां पर अब पंचायत तय करेगी किससे शादी करनी है, कब करनी है और क्या करना है। लेकिन क्या वाकई संविधान से ऊपर हो गई हैं क्या पंचायतें? आगे बताएंगे इस तालिबानी फरमान की पूरी कहानी। इसके अलावा अहम खबर 5वीं जो होगी उसका जिक्र करेंगे, कागजी अरबपति का करेंगे। सोचिए, आप एक दिन बैंक खाता खोलें और वहां से दिखें 1 अरब 13 लाख करोड़ रुपए। एक झोपड़ी में रहने वाले दीपक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है गरीब बेटे, एक मृत मां और एक रहस्यमयी मैसेज की। बैंक फ्रीज हो चुका है, इनकम टैक्स की जांच जारी है, लेकिन क्या ये कोई तकनीकी चूक है या किसी बड़े साइबर खेल की शुरुआत? पूरी कहानी आपसे कुछ देर के बाद। तो इन 5 अहम खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर और जाते जाते बात पते की आपको बताएंगे। कभी देवभूमि कहलाने वाला उत्तराखंड आज एक बार फिर कुदरत के क्रोध का शिकार हो गया। उत्तरकाशी के धराली गांव में बीती रात जो मंजर देखने को मिला वो किसी फिल्म का कोई सीन नहीं था, वो हकीकत थी, दिल दहला देने वाली हकीकत। रात के अंधेरे में जब लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, तभी आसमान चीखा, पहाड़ गरजे और एक भयानक गर्जना के साथ बादल फटा। फिर जो हुआ वो विनाश था, एक उफनता हुआ नाला जो अपने साथ तबाही का सैलाब लेकर आया। दरअसल इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिली। मलबा लुढ़कता गया, घर टूटते गए, चीखें गूंजती रहीं और 4 मासूम जिंदगियां इस मलबे में हमेशा के लिए दब गई। करीब 50 लोग लापता बताए गए। अब आप ही बताइए, ये सिर्फ आंकड़े हैं या किसी माँ का लाल, किसी बहन का भाई, किसी बच्चे का पिता? इस विनाश के बाद धराली की गलियों में बस मलबा नहीं, बल्कि टूटे हुए सपनों की चीख बिखरी हुई नजर आई। पहाड़ों की ये बर्बादी सिर्फ कुदरत का खेल नहीं लगती। क्या हमारे सिस्टम ने एक बार फिर नाकामी की मिसाल नहीं पेश की? हर बार आपदा के बाद हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, कैमरे चमकते हैं, फाइलें खुलती हैं, लेकिन क्या वक्त रहते अलर्ट जारी हुआ था?
ये बहुत अहम चीज है। दरअसल आपको ये बताते चले, 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, उत्तरकाशी में पहले बादल फटा और तबाही का वो मंजर देखने को मिला। तबाही की तस्वीरें अपने आप में अलग अलग देखने को मिली। इसके अलावा जाहिर तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया। इन सब के बीच में क्या गांव वालों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है? गंगोत्री जैसे संवेदनशील क्षेत्र में क्या आपदा प्रबंधन की स्थायी व्यवस्था की गई थी? प्रशासन कह रहा है कि राहत बचाव युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन सवाल यह है कि जब जानें चली जाती हैं तभी युद्ध क्यों शुरू होता है? मुख्यमंत्री ने दुख जताया है, संवेदना व्यक्त की है, मीटिंग्स भी कर रहे हैं। और इन सब के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स की हैं। लेकिन एक और अहम चीज है, धराली की वो मां कैसे जिएगी जिसने एक ही रात में अपने पति और बेटे को खो दिया है? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम अगली बारिश तक कोई सबक सीख पाएंगे या फिर अगली त्रासदी की गिनती शुरू कर देंगे? उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। कुछ बता पाना अभी संभव नहीं है। मौके पर हमारी आर्मी की टीम जो हर क्षेत्र में रहती है वो पहुंच गई है। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसएसपी भी पहुंचने वाले हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और ये भी टीम वहां पर मूव की जा चुकी है। पहली प्राथमिकता तो लोगों का रेस्क्यू करना है। इसके लिए हेल्थ विभाग की पूरी टीम, साथ ही साथ फूड डिपार्टमेंट, इन सभी को एक्टिवेट किया गया है। टेम्परेरी शेल्टर्स कहाँ लोगों को रखना है, क्योंकि डैमेज है तो वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करके वहाँ पर सुरक्षित रखना भी होगा। इन सारी चीज़ों के प्रबंध किए जा रहे हैं और जैसे ही कोई अपडेटेड सूचना मिलती है बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में कितना ये नुकसान हुआ अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन लॉज हुए, होटल हुए, मार्केट हुआ, गांव हुआ, सारा तबाह हो चुका है। इसका तो सामने आंखों से हम देख रहे हैं अपने गांव मुखबा से, लेकिन आदमियों का भी कोई वो नहीं है। हम भगवान गंगा मैया, इष्ट देवताओं से ये निवेदन करते हैं कि जन धन की हानि न हो और सभी लोग कुशल रहें। बाकी तो सब कुछ होता ही रहता है, पर ऐसा मंजर हमने जीवन भर नहीं देखा। हमारी 65 साल की उम्र हो गई है, ये मंजर कभी दिखने को नहीं दिखाई दिया। कल रात से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, काफ़ी तेज बारिश, भारी बारिश देखने को मिल रही है। 2:20 में यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग धराली नामक जो जगह है, वहाँ पर खीरगंगा नदी है जो, उसमें बादल फटने से जो यहाँ पर होटल है, जो गाँव की बात की जाए, जो मंजर था वो एक केदारनाथ को याद दिलाने वाला मंजर है। लगभग यहाँ पर जो हम इंसान की बात करें तो लगभग 100 से ऊपर जो इंसान है यहाँ पर दब चुके होंगे और कहीं लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो क्षेत्र में है, ये उत्तराखंड की बात की जाए तो आज ये हाल में खीर गंगा है गदेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि वो क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी हैं और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसेल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी एक अभी मेरे फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। हम लोग मौके पे निकल रहे हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका अभी धराली में खीर घाट के ऊपर बादल फटने से धराली गांव के नीचे वाला पूरा हिस्सा और बहुत प्रलय का वहाँ पे जो है मंजर जो हुआ है। और तत्काल जो मुखबा वालों ने तत्काल जो है सूचना दी और मैंने तत्काल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी त्रिपुरा में हैं उनको तत्काल सूचना दे दी है
जिलाधिकारी को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। हमारी वहाँ पे जो हर्सिल में आर्मी की टीम थी, आर्मी की टीम वहाँ पर पहुँच गई है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुँच रही है। बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना है। हम भगवान से इस समय जो इस घड़ी में सबको मजबूती के साथ जो है पूरी टीम को वहाँ पे लगा दिया गया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और प्रकृति की इस क्रूरता के साथ किसी का भी बस नहीं है। लेकिन अब ये घटना घटने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार तत्काल वहां पर राहत के कार्य प्रारंभ करे। जो भी नजदीकी सुविधाएं वहां पर हैं, चाहे वो सेना हो, चाहे वो एसडीआरएफ हो या एनडीआरएफ हो या पुलिस हो या अन्य जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनको तत्काल वहां पर भेजा जाना चाहिए। जो घायल लोग हैं उनको तत्काल सुविधाएं उपलब्ध हों, जो लापता हों उनको तत्काल ढूंढा जाए और जो लोग अभी तक ठीक ठाक हैं उनको किसी सुरक्षित स्थान पर तत्काल भेजे जाने की आवश्यकता है। जैसे अभी तक 70 लोगों को हमारे गांव से वहां से उस नगर से निकाला गया है और सभी लोगों को निकालने की कार्रवाई हो रही है। सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचा दिया है। सभी इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं वहां पर सेना और आईटीबीपी और एसडीआरएफ के लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है एक एक व्यक्ति जो उसमें फंसा है उन सबको बाहर निकालना। हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि हम हर प्रकार से, क्योंकि हमको हर वर्ष आपदा का किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है। बड़ी आपदाएं यहाँ आती हैं। अभी जैसे बादल फटने के रूप में ये आपदा आई है हर्सिल के पास। इससे पहले जो है कहीं लैंडस्लाइड के रूप में आती है, कहीं अतिवृष्टि के रूप में आती है, कभी हिमस्खलन के रूप में आती है। इसलिए हमारा क्विक रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो, उस पर हमारा पूरा ध्यान रहता है। वही हम कर रहे हैं। लगातार हमने यहाँ पर हर एक विभाग समीक्षा की है कि कौन सा विभाग कितनी तेज गति से लोगों को सहायता कर रहा है। नहीं, कल हमने वहाँ पर स्कूल इत्यादि इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर हमने कहा है कि सभी सेवाएं वहाँ पर जो है सरकारी रूप से उनको अभी बंद किया जाएगा और जब तक सभी स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक जो है इमरजेंसी सेवाएं वहाँ पर चलेंगी। आप खुद भी दौरा करने वाले? हाँ, मैं 2 दिन वहाँ दौरा करूंगा। मैं कल वहाँ से रहूंगा क्योंकि मौसम जैसा होगा। सेना से भी हमने हेल्प मांगी है कि एमआई हेलीकॉप्टर हमको मिल जाएंगे। कुछ राशन पैकेट इत्यादि हम वहाँ पर लोगों को डालेंगे, ड्रॉप करेंगे और जिन लोगों को रेस्क्यू करना होगा उनको रेस्क्यू करेंगे। एसडीआरएफ के वहाँ से जो लोग लगे हुए हैं उनसे वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि हम लोग सबको सुरक्षित स्थानों पर जो भी मिल रहे हैं उनको निकाल रहे हैं। खबर दिन भर में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार और खबरें आपके बीच लेकर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। संसद वो पवित्र मंच जहां से देश की नीतियां बनती हैं, जहां जनता की आवाज गूंजती है और जहां से लोकतंत्र की सांस चलती है। लेकिन आज संसद के दोनों सदनों में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने न सिर्फ लोकतंत्र को शर्मसार किया बल्कि देश की सुरक्षा और सैनिक सम्मान पर भी सवालिया निशान लगा दिए। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और सीआईएसएफ की तैनाती को लेकर हमलावर रहा तो सत्ता पक्ष सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को हथियार बनाता रहा। दरअसल आपको ये बताते चले कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में सीधा हमला बोला। जवाब में जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए बैठक पर तीखा हमला बोल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सेना के शौर्य और बलिदान पर भी अब राजनीति होगी? क्या राष्ट्रीय हित पर बहस की जगह अब व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार सबसे बड़ी सजा है। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को सबक सिखाने की बात कही। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि श्रीमान राहुल गांधी जी जो अनाप शनाप बातें हमारा सिक्योरिटी और टेरिटरी को लेकर के जो गलत बयान देते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी जो की है, इसके बारे में हम लोगों को बताया कि गलत बात बोलने से न्यायालय, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, हमारा जुडिशरी जो है वो भी
चुपचाप नहीं बैठेंगे। ये सबके लिए एक सबक है कि आप रिस्पॉन्सिबल एक नागरिक है और अनाप शनाप कुछ भी बात करके आप बच जाएंगे, ये सोचना गलत है। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में एक रेजुलेशन पास हुआ। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुल हमारा मिलिट्री एक्शन के बाद फिर ऑपरेशन महादेव का जो सक्सेस है उसको लेकर के एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी ने रेजुलेशन पास किया और भारत के सेना को, आर्म फोर्सेस को हमने श्रद्धांजलि दिया, अभिनंदन किया। किरण रिजिजू के बाद प्रियंका गांधी ने अपने भाई के लिए मोर्चा संभालते हुए कहा कि कोई जज ये तय नहीं कर सकता है कि कौन सच्चा भारतीय है। सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो। अब जरा ठहरिए और सोचिए, जब हमारे जवान सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर और महादेव जैसे मिशन में जान की बाजी लगा रहे हों, तब संसद में उनकी बहादुरी पर तालियां नहीं बल्कि तल्ख बहसें गूंज रही हों, तो क्या ये सियासत का पतन नहीं है? एनडीए ने प्रस्ताव पास कर श्रद्धांजलि दी, लेकिन क्या श्रद्धांजलि केवल कागजों पर दी जाएगी या संसद में सार्थक संवाद से भी दी जाएगी? उन्होंने कहा था कि देश का प्रधान कोतवाल जो है चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट भी वो गलत कोर्ट करते हैं, तो उनकी वो आदत है। लेकिन जो बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही है, ये उनका आदत है। सड़क छाप नेता की तरह बयान देते हैं, और जब सड़क छाप नेता की तरह बयान दीजिएगा, गंभीरता बयान में नहीं रहेगा, अपने पद के गरिमा के अनुकूल अगर बयान नहीं दीजिएगा, तो इस तरह की टिप्पणियां तो होंगी। सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी चीजें हमें नहीं बोलनी चाहिए। वो भी बहुत अच्छे तरीके से उनको बताया था, फिर भी उनके अहंकार और उनकी परिवारवादी मानसिकता से आप देखिए वह बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। सदन में भी आप कभी देखेंगे राहुल गांधी जी अगर एंटर होते हैं तो एक हाथ पॉकेट में होगा, और ऐसे जैसे अपने ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं वैसे चेयर को पीठ दिखाकर ऐसे वैसी हरकतें करते रहते हैं। तो वो उनको लगता है कि ये सब कुछ एक परिवार की जागीर है, और उसी मानसिकता से वो बाहर नहीं आ पा रहे, इसलिए न्यायपालिका को भी वो चुनौती दे रहे हैं। चलिए अब एक और अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आज तारीख है 5 अगस्त, वही तारीख जो इतिहास की किताबों में दर्ज हो चुकी है। वही दिन जब 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया। आज इस फैसले को 6 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन कश्मीर की सरजमीन पर जश्न और जख्म दोनों की तस्वीरें साथ साथ मौजूद हैं। श्रीनगर के लाल चौक पर आज भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा बाइक रैली निकालकर इस दिन को गौरव का पर्व बताया, तो वहीं कांग्रेस ने इसे काला दिवस कहकर विरोध जताया और हमारी रियासत हमारा हक का नारा देते हुए पूर्ण राज्य के दर्जा वापस की मांग कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यही मांग दोहरा रहा है और इन नारों के बीच घाटी एक बार फिर सियासी मंथन में डूबी हुई है। लेकिन इस शोर शराबे के बीच क्या किसी ने उन आम लोगों की आवाज सुनी है जिन्हें ना तो 370 मांगा ना हटाया, लेकिन हर बार हालात की चक्की में पिसते रहे? क्या उस माँ से पूछा गया जिसका बेटा अब भी घर लौटने की उम्मीद में कर्फ्यू पास तक निहारता रहा? क्या उस व्यापारी की दुकान पर कोई तिरंगा फहराया जा रहा है जिसकी कमाई 6 साल से घाटी में सामान्य हालत की प्रतीक्षा कर रही है? सरकार कहती है कि नया कश्मीर बन रहा है, लेकिन क्या नया कश्मीर बनते बनते वहां के युवाओं को धैर्य, उम्मीद और भविष्य की धुंधला
नहीं पड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 370 को सही ठहराया, लेकिन जनता अब जानना चाहती है जो राज्य था वो केंद्र शासित क्यों बना रहा। और ये सवाल सिर्फ विपक्ष के नारों में नहीं, ये सवाल उस सन्नाटे का है जो श्रीनगर की शामों में आज भी डर बनकर गूंज रहा है। क्या 5 अगस्त सिर्फ तारीख है या एक फैसला जिसे लेकर अब दिलों में धुआं बाकी है? क्या छठी बरसी पर सरकार कोई बड़ा ऐलान करने जा रही है, और अगर हाँ तो क्या इस बार फैसला जनता की राय से जुड़ेगा? And the strange thing is that when are they going to return the statehood? They said the minute you have elections and government will be formed, states will be restored. What has happened to that? And what happened to the election? Now they are saying they're going to hold election to the 2 seats of the state assembly. What about Rajya Sabha? 4 seats. Why are they denying people right to get to that house to speak of their problems? They will celebrate everything. They have nothing to celebrate. I'm very sorry to tell them. What did they do in 6 years that made this state better, prosperous? Our boys and girls, educated, highly educated, unemployed, prices rising to the sky, poor getting poorer, rich getting richer. Is that what they've achieved? What is the role? His Viceroy is sitting here in Raj Bhavan. The Viceroy holds the command. There is a government, but the Viceroy is a man. Time has come when this has to change. It's a democratic country. Those Viceroys have gone. I hope they realize this. भारत के गृहमंत्री श्री अमित शाह जी का आज टेन्योर गृहमंत्री के रूप में एक सबसे लंबा कार्यकाल है, लेकिन उस लंबे कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया वो एक ऐतिहासिक निर्णय है। आज का दिन 5 अगस्त है। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आर्टिकल 370, 35A को समाप्त करने का प्रस्ताव लाए थे, जिस समय कह रहे थे अगर यह आर्टिकल खत्म होगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। अब बात करते हैं एक और अहम खबर की। 21वीं सदी का भारत, जहां हम चांद पर पहुंच चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भविष्य बन रहा है, लेकिन मोहाली के मनकपुर शरीफ गांव में पंचायत आज भी दिलों पर ताले लगाने पर तुली हुई है। जी हां, पंजाब के इस गांव में पंचायत ने लव मैरिज यानी कि अपनी मर्जी से शादी पर बैन लगा दिया है। आदेश साफ है, जो भी बेटा या बेटी मां बाप की मर्जी के बिना प्रेम विवाह करेगा उसे गांव से निकाल दिया जाएगा, यानी कि गांव निकाला। सोचिए, प्यार करना अब गुनाह है। अब दिल को चुनने से पहले पंचायत की परमिशन मांगनी पड़ेगी। ये कौन सा इंसाफ है कि जहां किसी की जिंदगी, उसका रिश्ता, उसकी आजादी गांव के ठेकेदारों के फैसलों पर टिकी हो। हम एक ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जो बेटियों को पढ़ने, उड़ने और आगे बढ़ने की आजादी देता है, लेकिन क्या अपनी पसंद से जीने का हक नहीं देता? उस लड़की से पूछे जो किसी से प्यार करती है, भरोसा करती है और अब डर के साए में जी रही है, कहीं उसे अपमान समझकर गांव से बाहर ना कर दिया जाए। उस लड़के से पूछिए जिसने अपने परिवार से अलग सोचने की हिम्मत की, लेकिन अब उसे गांव से बाहर कर दर दर भटकने की धमकी दी जा रही होगी। पंचायत का यह फरमान सिर्फ तुगलकी नहीं है, यह संविधान और इंसानियत दोनों का अपमान है। क्या ग्राम पंचायतें अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गई हैं? क्या संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार जैसे पसंद से शादी करना अब गांवों की मिट्टी में दफन हो जाएंगे? प्रशासन, पुलिस और सरकार से बड़ा सवाल यह है कि क्या अब आप आंखें मूंदे बैठे रहेंगे जबकि खुलेआम सामाजिक बहिष्कार के फरमान जारी हो रहे हैं? यह सिर्फ लव मैरिज का मुद्दा नहीं है, यह आजादी और अस्मिता की लड़ाई है। हर उस नौजवान की जो अपने दिल को सुनना चाहता है, डर के नहीं, सम्मान के साथ जीना चाहता है। सवाल सिर्फ मोहाली के इस गांव का नहीं है, सवाल पूरे देश का है। क्या प्यार अब पंचायत से पूछ कर किया जाएगा? अब एक और अहम खबर आपको बताते हैं। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के थाना दनकौर क्षेत्र के ऊंची दनकौर मोहल्ले से एक ऐसी हैरान कर देने वाली और रहस्यमय घटना बताने जा रहे हैं जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। दरअसल करीब 2 महीने पहले अपनी मां गायत्री देवी को खो चुका 20 साल का दीपक
उस वक्त दंग रह गया जब उसे अपनी मां के कोटक महिंद्रा बैंक के खाते में 1,13,56,000 करोड़ रुपए की एक ऐसी राशि दिखाई दी जिसे ना तो उसने कभी कल्पना की थी, ना ही समझ पाया कि ये कैसे संभव हो सकता है। यह आंकड़ा इतना भारी था कि किसी छोटे देश की पूरी अर्थव्यवस्था से भी कहीं ज्यादा था। दीपक की खुशी जब इस खबर से जगी तो देखते ही देखते अफवाहों के बीच उलझ गई जब बैंक ने अचानक उसका खाता फ्रीज कर दिया और मामले की जानकारी आयकर विभाग को दे दी। दीपक ने यूपीआई से पेमेंट करने की कोशिश की तो ट्रांजैक्शन फेल हो गया, पर खाता खोलते ही वो 36 अंकों की इस विशाल राशि को देखकर स्तब्ध रह गया। अब सवाल ये था कि आखिर इतनी भारी राशि अचानक कैसे और किस वजह से उसके खाते में आ गई। क्या ये कोई तकनीकी गलती है या किसी बड़े साइबर फर्जीवाड़े की शुरुआत? बैंक और पुलिस अधिकारियों की टीम जांच कर रही है, लेकिन बैंक सिस्टम में इस राशि की कोई एंट्री नहीं मिली, जबकि मोबाइल ऐप में ये साफ नंबर दिख रहे हैं। क्या ये डिजिटल धोखा है जो एक गरीब युवक को कागजों पर अरबपति बना रहा है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र छिपा है या ये मात्र एक तकनीकी गड़बड़ी है? इन तमाम सवालों के बीच सामाजिक मीडिया पर दीपक की कहानी ने तूफान मचा दिया है। लोग उसे रियल लाइफ अरबपति कहकर वायरल कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में ये खुशी की बात है या क्या ये किसी गरीब युवक के सपनों का सच होना है या फिर डिजिटल दुनिया की जालसाजी का एक नया चेहरा? प्रशासन से सवाल है कि इस तरह के असामान्य मामलों की जांच में क्या पारदर्शिता बढ़ती जा रही है? क्या हमें साइबर सुरक्षा को लेकर और कड़ा कदम उठाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम आदमी को ऐसे मामलों में सही न्याय और सुरक्षा मिल पाएगी? आज दीपक की कहानी सिर्फ एक हैरान कर देने वाला मामला नहीं है, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि डिजिटल इंडिया में आम आदमी की सुरक्षा कितनी पुख्ता है। क्या हम सच में अपने सिस्टम को ऐसे बड़े फर्जीवाड़ों से बचा पा रहे हैं? प्रशासन और जांच एजेंसीज को चाहिए कि वो इस मामले की पूरी गहराई से जांच करें, जल्द से जल्द स्पष्टता दे, ताकि एक परिवार की उम्मीदें और सपनों के बीच ये छाया संकट और सच सामने आ सके। ये सिर्फ एक रकम का सवाल नहीं है, बल्कि एक आम इंसान की जिंदगी का सवाल है, जिसके भरोसे, सपने और उम्मीदों पर ये डिजिटल दुनिया दांव खेल रही है। चलिए अब जाते जाते आपको आज की बात पते की बताते चलते हैं। दरअसल आज की बात पते की है कि जब आप खुद की खुशियों के लिए जियो तो आपकी जिंदगी में खुशियां खुद ब खुद आना शुरू हो जाती हैं। अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार बने, यानी कि जब आप खुद की खुशियों के लिए जिएंगे तो आपकी जिंदगी में खुशियां खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी। तो अपनी खुशी के लिए अब आप खुद जिम्मेदार बने। इस बात पते की के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेशुक्रिया आप सभी का।